भाभी, पिछली बार भी आप यही साड़ी पहनकर आई थी। मैं क्यों सोचूं कि कौन क्या कहेगा। उन लोगों ने कभी सोचा हमारे बारे में, सिवाय बेइज्जती के। जब हम लोगों को उन लोगों की दीपा की पढ़ाई के लिए जरूरत थी तो कैसे सब मुंह बना लेते थे कि कहीं हम उन लोगों से कुछ मांग न बैठे। दीपा की पढ़ाई के लिए और ननंद जेठानी तो मुझको अपने पास भी नहीं फटकने देती थी। आज नन्नी के शब्दों में बहुत आक्रोश था। सब लोगों ने सारे कामकाज अकेले निपटा लिए और झूठे मुंह से भी नहीं कहती थी मुझसे आने को, जैसे कि मेरे जाने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। मैंने बहुत अपमान झेला है, लेकिन अब नहीं। नंदिनी, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन उनका हिसाब वो लोग जाने। अब हम लोग भी तो उनके जैसे नहीं बन जाएंगे ना, फिर उनमें और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा। सोचो, सब आस पड़ोस के लोग होंगे और अपने ही लोग नहीं होंगे तो कैसा लगेगा। राजेश समझाते हुए बोले। बड़े भाई इंजीनियर और एक बहन उसके पति भी इंजीनियर, लेकिन राजेश हमेशा से ही पढ़ने लिखने में कमजोर, तो पिताजी ने बहुत कह सुनकर अपने ही दोस्त के स्कूल में क्लर्क का काम दिलवा दिया। और जब नौकरी अच्छी नहीं तो रिश्ता भी रमेश ने साधारण परिवार से कर दिया। लेकिन नन्नी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए यही सब कुछ बहुत था। जब जेठानी और ननंद आपस में मिल जाती तो नंदिनी और राजेश को हिकारत भरी दृष्टि से देखती, क्योंकि कम पैसा होने के कारण उनका रहन सहन भी बिल्कुल साधारण था। धीरे धीरे उन लोगों ने राजेश और नंदिनी को अपने घर के कार्यक्रमों में बुलाना भी बंद कर दिया। लेकिन राजेश यही कहते कि कहीं घर वालों को भी बुलाया जाता है, और वो जबरदस्ती नंदिनी को लेकर चला जाता और फिर वहां गाहें बगाहें उन दोनों का अपमान होता जरूर। जेठानी ननंद बेहद खूबसूरत और नंदिनी साधारण रूप रंग की, उस पर भी दोनों के दो दो बेटे, और नंदिनी की गोद में बेटी जेठानी। ननंद को पैसों के साथ साथ रूप रंग और बेटों का भी बड़ा अहंकार था। क्यों भाभी, यही साड़ी तो पिछली बार भी पहनकर आई थी, या फिर अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत के बारे में सोच लिया होता। बाजार में इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, थोड़ा मेकअप करके ही खूबसूरत बन जाती। नंदिनी अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह जाती। अरे राजेश, ढंग के कपड़े नहीं थे तो हमसे मांग लेते। तुम्हारे जीजाजी के बहुत पुराने कपड़े पड़े हैं, कम से कम इन कपड़ों में आकर मेरी बेइज्जती तो ना करवाते। और किसी को क्या कहें, बहन ही भाई भौजाई को ताना कसने में पीछे नहीं रहती। लेकिन अब नंदिनी ने ठान लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उन लोगों के घर किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगी। नंदिनी ने सिर्फ ये अच्छा किया कि वो रूखा सूखा खा खा कर भी थोड़े थोड़े बहुत रुपए बचाती रही और अपनी लाडली को खुद पढ़ाती भी रही। टूटा फूटा पुश्तैनी घर का छोटा सा टुकड़ा भी उसको मिल गया था। भाई बहन दोनों की तो कोठी थी, लेकिन राजेश और नंदिनी के पास एक छोटा सा कमरा, जिसमें खाना भी बनाना और रहना भी। हाँ, खाली जमीन जरूर पड़ी थी। बस नन्नी का एक ही संकल्प कि कैसे भी करके 2 कमरे और एक रसोई और बाथरूम बनवा लिया जाए और बिटिया को कुछ बना जरूर दिया जाए। सौभाग्य से बिटिया दीपा पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और उसको स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। दीपा ने अपने दम पर ना कोई ट्यूशन के हाई स्कूल और इंटर में टॉप किया। अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज से उसके एडमिशन के लिए फोन पर फोन आने लगे। मम्मी, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी। माना कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन मम्मी, और भी तो बहुत खर्चे होते हैं। दीपा दिल पर पत्थर रखकर बोली। दीपा, आज के बाद ये शब्द जुबान पर भी मत लाना। तुमको खर्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी हम लोग बैठे हैं, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे बंधी हैं। नंदिनी ने मायके और ससुराल से मिले सारे जेवर निकालकर राजेश के हाथ में पकड़ा दिया। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस मेरी बिटिया की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। नन्नी की आंखों में आंसू थे और वो अपने फैसले पर दृढ़ संकल्प थी। दीपा आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही
उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया और वो आज इंजीनियर बनकर पहली बार घर आ रही थी। अब मैं भी शान से कह सकूंगी कि मेरी बेटी भी इंजीनियर है। नंदिनी की आवाज़ ये कहते हुए भर्रा उठती। नंदिनी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। दीपा ने सबसे पहले अपना घर बनवाया और दीपा को नंदिनी की बहन की देवरानी ने अपने बेटे के लिए नंदिनी से हाथ जोड़कर मांग लिया। बहन जी, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं तो कृतार्थ हो गई आप लोगों जैसा संबंधी पाकर। कल दीपा की एंगेजमेंट थी और आज नंदिनी राजेश के परिजनों को बुलाने के लिए साफ मना कर रही थी। मम्मी सही कह रही है पापा, जब उन लोगों ने हम लोगों को कभी सम्मान नहीं दिया तो हम लोग क्यों उनके पीछे भागे। रक्षाबंधन पर जब कभी मैं ताई जी के बेटों से राखी बंधवाने के लिए कहती थी तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। दीपा भी कुछ सोचकर रो पड़ी। नहीं बेटा, घर वाले चाहे जैसे भी हों, लेकिन उनके बिना कार्यक्रम की शोभा भी नहीं होती। तुम लोग भी गलत नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उनको पूरे सम्मान से बुलाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आखिरकार नंदिनी मान ही गई और आज सब लोग दीपा की एंगेजमेंट में शामिल हो गए। शायद सबके मन में आत्मग्लानि थी उन लोगों से अच्छा व्यवहार ना करने की। छोटी, हम लोगों को माफ कर दो। हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत खराब व्यवहार किया। हाँ सचमुच भाभी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी भाभी हमको माफ कर देंगी। जीजी, बुरा मत मानिएगा, पैसा बोलता है। अगर आज भी मेरी बेटी इंजीनियरिंग ना बनी होती तो आप लोग हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आते। सब वक्त वक्त की बात है। कोई कोई जख्म नासूर बन जाते हैं और एक तो नासूर जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन अगर मान लो ठीक भी हो जाता है तो बहुत गहरा निशान छोड़ जाता है। इतना कहकर नन्नी अपने काम में लग गई, क्योंकि उसका मन में भरा ये गुब्बार भी निकलना बहुत जरूरी था। और वहां पर बैठे सब लोग आवाक से नन्नी का चेहरा निहारते हुए कुछ ना बोलकर चुपचाप बैठे देखते रह गए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।